दोस्तों मॉडर्न फिजिक्स का एक और नया लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4। इसके अंदर 10 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे हम फिजिक्स के। आपको तो पता ही है कि ये भाई अपने आप में एक अच्छा चैप्टर है, एडवांस मोड पर रहता है और इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे से तजर्बा होगा। आपको पता है साइंस की अगर बात करें तो आपके पास ल्यूसेंट की 2 बुकें चलती हैं। एक बुक है जनरल साइंस की और एक आपके पास बुक आती है जनरल नॉलेज की। 2 बुकें होती हैं साइंस की। अगर जनरल नॉलेज की बात करें तो इसमें जनरल इंफॉर्मेशन दे रखी होती है चैप्टर्स की। तो ये क्या होता है, एक तरह का बेसिक होता है। लेकिन जो जनरल साइंस होता है एक्चुअल में ये एडवांस होता है। ये आपका बेसिक हो गया जनरल नॉलेज वाला, एंड जनरल साइंस जो है ये एडवांस पोर्शन हो गया। तो हम क्या करेंगे, बहुत जल्दी जनरल साइंस और जनरल नॉलेज दोनों के चैप्टर वाइज वीडियोस आ जाएंगी। बहुत सारे बच्चे थ्योरी को लेकर परेशान है कि सर हमारी थ्योरी कंप्लीट नहीं है। तो आप पहले थ्योरी कंप्लीट कराएं। मुझे पर्सनली कमेंट किए कि थ्योरी कंप्लीट नहीं है यार, पहले थ्योरी को कंप्लीट कराया जाए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव की तरफ को चलते। लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये पहले से ही डाउट था कि सर पहले आप ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव की तरह ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। तो इन सभी को मतलब ये ऑब्जेक्टिव चल रही है, तो इन सभी की अब अपनी थियोरेटिकल वीडियोस भी आने वाली हैं बहुत जल्दी। अब फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स भाई 2 जगह से कवर होगी। एक आपके पास बेसिक मोड में और एक आपके पास एडवांस मोड में। बेसिक जो है वो जनरल नॉलेज के अंदर है और एडवांस जो है वो जनरल साइंस के अंदर है। ये जो न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं, ये जो एमसीक्यू चल रहे हैं, ये जनरल नॉलेज और जनरल साइंस दोनों के कंबाइंड फॉर्म में चल रहे हैं। मतलब एक एडवांस है, इसके अंदर दोनों हैं। तो जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये दोनों के लिए हैं। लेकिन जब इनकी थ्योरी कंप्लीट की जाएगी तो भाई थ्योरी का मतलब ये हो गया कि जनरल नॉलेज की एक अलग थ्योरी, जनरल साइंस की अपनी एक अलग थ्योरी। जनरल साइंस एक एडवांस मोड में चलती है, जनरल नॉलेज ये एक बेसिक मोड में चलती है। अब ये दोनों इंग्लिश में अलग अलग हैं, हिंदी में अलग अलग है। तो भाई इनकी इंग्लिश वीडियो अलग अलग आ जाएगी, हिंदी वीडियो भी अलग अलग आ जाएगी। ठीक है, जल्दी से कवर कर लेते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर को। साथ दीजिएगा, आपका साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 है, लेक्चर नंबर 4 है। इसके अंदर हमसे क्या कह रहा है, 10 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है। ऐसा कौन सा इसमें मटेरियल है जो जरूरी है जब आप एक नाभिकीय रिएक्टर बनाओगे। तो नाभिकीय रिएक्टर बनाने के लिए आपको रेडियो एक्टिव पदार्थ की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है तो आप नाभिकीय रिएक्टर नहीं बना सकते। तो इसमें जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो है जिरकोनियम। ठीक है, ये IAS ने 1998 में पूछा और इसी को रिपीट मार दिया RRB ने। तो मैं इसलिए कहता हूं कि भाई सारे क्वेश्चनों को लगाओ। अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना सच में, तो सारे क्वेश्चनों को लगाओ। ऐसा होता है कि भाई जैसे कि हम लोग यहाँ कवर करा रहे हैं, हम तो जर्नल पढ़ा रहे हैं। जर्नल का मतलब ये हो गया कि सभी कंपटीशन के लिए। लेकिन क्या होता है, जैसे कोई लेखपाल की स्पेशल लगा रहा होता है, लेखपाल के 2-3 दिन रह जाते हैं एग्जाम को, तो भाई वो क्या कर रहा होता है, लेखपाल के अंदर पूछे जाएंगे क्वेश्चन सारे के सारे। ये ऐसा नहीं होता भाई, सारे के सबके लिए है, सारे एग्जामों के लिए है। तो इसको भी थोड़ा महत्व दे दिया करो, सारे एग्जाम के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। एल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। 2He4 ये हीलियम है। हीलियम के नाभिक को He+2 को अल्फा पार्टिकल कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हमसे कह रहा है इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो लगभग बराबर क्या होगा, हीलियम के जो एक एटम होता है उसके बराबर होगा। द्रव्यमान संख्या पर कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं। हीलियम के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर इसका द्रव्यमान होता है। IAS ने 1996 में पूछा। अगला क्वेश्चन, कोबाल्ट 60। देखो कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। बिल्कुल सही बात है, कोबाल्ट 60 का हम इस्तेमाल करते हैं कैंसर के उपचार के लिए करते हैं। लेकिन कैसे, हाउ, एक्चुअल में होता क्या है, कोबाल्ट 60 एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो अपने अंदर से गामा किरणों का उत्सर्जन करता। और गामा किरणों का जब उत्सर्जन हो रहा होता है तो वो गामा किरण ही होती हैं जिसको आप बोलते हो रेडियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी के थ्रू हम क्या करते हैं, हम कैंसर का उपचार करते हैं। ठीक है भाई, तो कैंसर का उपचार किया जाता है रेडियोथेरेपी के लिए, जो कि कोबाल्ट 60 के अंदर से निकलती है। IAS ने इसको भी पूछा। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है। देखो बहुत सारे डाउट्स होंगे आप लोगों के कि न्यूट्रॉन नियंत्रक के लिए, न्यूट्रॉन अवशोषक के लिए, मंदक के लिए। तो भाई सबका एक अपना अलग अलग जवाब है। अगर भारी जल की बात करोगे तो ये न्यूट्रॉन की स्पीड को कम कर देता है,
लेकिन अगर ग्रेफाइट की बात करोगे तो ये कंट्रोल करता है रिएक्शन, जो आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है ना वो कंट्रोल करता है। अगर ज़्यादा न्यूट्रॉन होने तो उनको अवशोषित कर लेगा, एक कंट्रोल रिएक्शन चलाता। लेकिन अगर नियंत्रक की बात करोगे तो उसमें कैडमियम भी है। कैडमियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैडमियम जो है ये नियंत्रण करता है, ये भी इसका भी नियंत्रक का काम है, ये भी नियंत्रण करता है, ये भी नियंत्रण का काम करता। हालांकि भारी जल तो स्पीड को कम कर देता, ये अपना जब स्पीड को कम किया है इसने तो एक तरह का मंदक का काम करेगा। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट न्यूट्रॉन एक दो न्यूट्रॉन को अवशोषित भी कर देता और इनकी स्पीड को भी थोड़ा स्लो डाउन करता, लेकिन ये कंट्रोल कंडीशन में काम करता। अगर ज़्यादा न्यूट्रॉन दिखाई दे रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा तो उनको अवशोषित कर लेगा ताकि ये दूसरे है ना रेडियो एक्टिव पदार्थ को या फिर नाभिक को ना विखंडित करें। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कैडमियम। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन जिसमें हमसे क्या कह रहा है, परमाणु पाइल। परमाणु पाइल का उपयोग कहाँ होता है? कॉमन सा क्वेश्चन है। परमाणु पाइल का जो इस्तेमाल होता है वो होता है नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में। नाभिकीय विखंडन आपको स्टार्ट करवानी तो आपको परमाणु पाइल करवाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, क्यूरी किसकी इकाई है? मैंने आपको समझाया था केमिस्ट्री के अंदर, आपको बताया था और आपको एक चीज़ समझाई थी, क्या वो थी एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके अंदर बताया था कि क्यूरी जो होता है वो रेडियोधर्मिता की इकाई होती है और एक क्यूरी इज इक्वल टू होता है, एक क्यूरी होता है वो होता है 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये वाली बात भी याद रखना, तो ये रेडियोधर्मिता इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के थ्रू होती है। तो किसके थ्रू होती है? नाभिकीय नाभिकीय संलयन के थ्रू तो सूर्य के अंदर होती है। मैं थोड़ा मतलब आउट बोल गया, एक्चुअल में क्या था मेरे दिमाग में चल रहा था कि नाभिकीय संलयन नहीं मतलब इसका आंसर होगा। तो बट मैं आपको बताऊं नाभिकीय रिएक्टर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नाभिकीय विखंडन के थ्रू होती है और नाभिकीय विखंडन भी एक नियंत्रित, एक कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है। ऐसा नहीं है कि नाभिकीय विखंडन होना शुरू हो गया, परमाणु फटने शुरू हो गए, सारे एक साथ फट जाएंगे, नहीं। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहलाती है, तो इसको हम बोलेंगे नियंत्रित विखंडन द्वारा नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो ये आरआरबी ने 2004 में पूछा, कहीं ना कहीं ये पूछा गया होगा। अब देखो नाभिकीय संलयन आ गए, दोनों लगभग सेम से लगते हैं। तो नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है दो छोटे छोटे नाभिक जुड़ करके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, लेकिन ऐसा जब हो रहा होता तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा निकलने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ताप नाभिकीय अभिक्रिया। तो संलयन में काफी ऊष्मा पैदा होती है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मैंने आपको बता रखा था जब भी कार्बन डेटिंग वर्ड आ जाए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन डेटिंग वहीं इस्तेमाल होती है जहां पर कार्बन के अवशेष होते हैं या फिर कार्बन कंटेंट होता है। आप कोई बहुत पुरानी चट्टान उठा कर ले आए, अब चट्टान के अंदर अगर कार्बन मौजूद है तो हम कार्बन डेटिंग करेंगे, अदरवाइज हम उसकी यूरेनियम डेटिंग करते हैं। तो कार्बन डेटिंग वही होती है जहां पर कार्बन कंटेंट है। जैसे कि आपके पास लकड़ी है, बहुत पुरानी लकड़ी मिल गई, तो उसकी जो उम्र ज्ञात की जाएगी वो की जाएगी कार्बन डेटिंग के थ्रू, क्योंकि लकड़ी के अंदर कार्बन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पर अब पुरानी लकड़ी है, बहुत पुराना है, तो उसको बोलते हैं हम जीवाश्म। ये इंसानों का भी हो सकता, ठीक है, मनुष्य का भी हो सकता है या फिर किसी भी जीव का हो सकता है या फिर पेड़ पौधा हो सकता है। तो जीवाश्म का जब भी आप उम्र ज्ञात करने का नंबर आता है तो भाई कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हो। आरआरबी ने 2003 में पूछा। परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु बम निर्माण स्थल नहीं भाई, भारी पानी का तालाब नहीं, ये एक आणविक भट्टी है, एटॉमिक फर्नेस बोलते हैं इसको। परमाणु रिएक्टर जो होता है ये एक आणविक भट्टी होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। यूपी पीसीएस ने पूछा था 1992 में। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी का कोई डाउट रहता है तो भाई कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को क्लियर कर लें। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत अच्छे एक स्मूथ वे में चल रहे हैं, तो आप लोग बस साथ दीजिएगा। इसी तरीके से बाकी जितने भी लेक्चर्स हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे और आपकी तैयारी एक स्टैंडर्ड लेवल पर चलनी शुरू हो जाएगी। बहुत जल्दी क्या होगा, लाइव क्लासेस लेकर आ जाएंगे किसी पर्टिकुलर कोर्स को लेकर के या किसी एग्जाम को लेकर के। लेकिन उसके लिए शर्त यही कि आप लोग पहले सपोर्ट कीजिए, क्योंकि लाइव आने के लिए लगभग 1000 सब्सक्राइबर तो चाहिए यार। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।